आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में। हम लोगों का कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा था और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्द आपको दूसरे सब्जेक्ट पर ले चलेंगे और जो जीएस के अंतर्गत आता है वो सबको बारी बारी से हम लोग करते चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को जो ज्योग्राफी में बहुत सारा कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी मानसून वगैरह कुछ बचा हुआ है, उस पर चर्चा करते हुए और हम लोग जल्दी से ही दूसरे ये पर चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पर। तो आप आज का हेडिंग डाल लीजिए भारतीय मानसून। आज का हेडिंग है आपका भारतीय मानसून। जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, या जलवायु भी आप कह सकते हैं। भारतीय मानसून पर चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इधर कट रहा है आपका। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा भारतीय मानसून। ठीक है, यानी अभी हम लोग बात करने वाले हैं जलवायु के बारे में। क्या बात करेंगे? जलवायु के बारे में। सभी लोग जुड़ जाइएगा, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आवाज वगैरह क्लियर है ना? शुरू करें ना? सब सही है? कोई दिक्कत यदि हो रही होगी तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। किसी प्रकार के दिक्कत में एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, और सब सही है तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ऑल इज वेल। चलिए, ठीक बात है। तो देखिए यहाँ से जो क्या करेंगे, सिंपल टॉपिक है। आप लोग जलवायु तो पढ़ भी चुके हैं बहुत बार, जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी सवाल गलत होता है। इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, जहां से सवाल बेसिकली बनता है, पूछता है, उसको जरूर करेंगे। ठीक है। अभी तत्काल में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, उसमें भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था और बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था, जो अभी हम आपको वो पढ़ाएंगे तो उसमें वो आएगा, या आप लोग दिए होंगे एग्जाम तो आप लोग पकड़ रहे होंगे कि कौन सा प्रश्न यहाँ से आया था। बहुत बेसिक प्रश्न आया था। तो छोटे से और मतलब छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, जीके जीएस के ये में। जिनका सोशल साइंस में विषय है, ज्योग्राफी वगैरह, उनको भी पूछा जाता है। आजकल जीके जीएस और सब्जेक्ट दोनों का इतना पेपर का कोई अता पता नहीं चलता है। जैसे कि मतलब कि जीके जीएस पहले जो पूछा जाता था वो एक सीमित, जैसे कहता था ना कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। तो पहले बहुत विशेषज्ञता वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि विशेषज्ञता वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मतलब आप जिस विषय को पढ़िए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिस टॉपिक को पढ़िए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीके जीएस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लिखते हैं कि सामान्य जानकारी का पूछेंगे, लेकिन पूछने के लिए वो बहुत कठिन कठिन भी पूछ लेते हैं। इसलिए आप लोग इसको विषय के जैसा ही पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए, तो जलवायु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जलवायु जो है बहुत कुछ आप जानते हैं, टू दी पॉइंट आज बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे यदि भारत के जलवायु की बात करिए
बहुत जल्दी जल्दी में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को जल्दी में बात कर लेना है। तो इसको जो है यदि ये भारत का मानचित्र है तो ये भारत के मानचित्र में हम लोगों को समझना है कि यहाँ किस प्रकार से मॉनसून आता है। ऊपर का जरूरी नहीं है, ये हिमालय पर्वतमाला हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को समझना है, इसको हम लोग कहते हैं अरब सागर। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब आपको ये हिमालय है, आप लोग जानते हैं, ये कौन सा चीज है, हिमालय है, हिमालय है, ये हिमालय है ऊपर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। अब आपको ये समझना है कि मॉनसून जो है भारत में, विशेष करके जलवायु में हम लोग मानसून पर ही पढ़ते हैं, वहीं से प्रश्न आता है। तो नीचे हिंद महासागर है और यहां से आपको मॉनसूनी हवाएं आती हैं तो इधर से घूंसती हैं ऐसे, ठीक है, और इधर से हवाएं आती हैं तो इस तरीके से घुसती हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो सबसे पहले भारत में कहीं मानसून का आगमन होता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मान के चलिए कि 15 मई के आसपास यहाँ मानसून जो है आ जाता है। हम लोग भारत के जलवायु में विशेष करके मानसून पर फोकस करेंगे अभी फिलहाल। तो ये जो नीचे से जो आता है इसलिए इसको दक्षिण कहेंगे, और चूंकि ये पश्चिम से आता है इसलिए इसको पश्चिम कहेंगे। तो इसको जो है, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जो भारत में जो मानसून आता है उसको कौन मानसून कहा जाता है, द मने दक्षिण, प मने पश्चिम, मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में विशेष रूप से वर्षा होती है। मानसून इसी को ओरिजिनल में हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब यहां पर सवाल पूछता है कि भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूरब मानसून, उत्तर पूरब मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो देखिए यहां पर आप देखेंगे, भारत के और नीचे थोड़ा आप आए तो यहां पर एक रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और ये विषुवत रेखा से जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये विषुवत रेखा से जो है वो हवाएं हवाएं ये थोड़ा देखिएगा, ये जो हवा है ये देखिए इधर पहले आती हैं हवाएं इस तरीके से इधर, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करती हैं ये हवाएं इधर की ओर हो जाती हैं, इधर की ओर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है अब आप देखेंगे कि ये जो हवा है इसका आप ओरिजिन वाला जो पॉइंट देखिएगा तो एक तो नीचे से है, मतलब दक्षिण से है, दक्षिण से है, और दूसरा इधर वाला कोना को क्या कहिएगा, इधर से इधर न जा रहा है, तो इधर वाले को ये बाएं से इधर दाहिने जा रहा है इधर, तो एने तो पूरब होता है, एने पश्चिम होता है। तो इसका जो आप देखिएगा कि शुरू हुआ तो कहां से शुरू हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं कि नीचे से शुरू हो रहा है इसलिए दक्षिण है। अब ई बगल से है, इसका एने कोना है इसलिए इसको आप पश्चिम कहेंगे। बात समझ रहे कि नहीं। कोई भी हवा जहां से इसका ओरिजिन होगा, जहां से इसकी उत्पत्ति होगी, वही उसका जो है नाम उसी से पड़ता है। तो इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कौन मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत में जो मानसून आता है मानसून, क्यों, क्योंकि ये दक्षिण से आता है और पश्चिम से आता है।
आ रहा होगा समझ में। दक्षिण पश्चिम मानसून को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण से आता है और पश्चिम से। दक्षिण कैसे, एकदम साउथ नीचे से आ रहा है ना, तो दक्षिण हुआ। अरे पृथ्वी पर कोई भी चीज जो नीचे वाला है, साउथ पोल इधर होता है, नॉर्थ पोल इधर होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, बात पकड़ते हैं कि नहीं। तो एने से आ रहा है तो वेस्ट से, और नीचे से आ रहा है तो साउथ से, तो साउथ भी वेस्ट न कहिएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। कैसे हो जाता है, दो भागों में क्या हो जाता है, बंट जाता है। कैसे बंट जाता है, यहां पर आप देखिएगा, ये जो है दो भागों में बढ़ जाता है। आप यहां पर देखिएगा, ये कितने भागों में बढ़ जा रहा है, दो भागों में। ये दो भागों में ऐसे बढ़ जा रहा है कि ये आपको एगो इधर चल जा रहा है और एगो आपको इधर चल जा रहा है। ये आप देखिए ऐसे। तो इस तरीके से ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो यहाँ, चूंकि भारत, अब ये दो भागों में क्यों बढ़ता है, क्योंकि भारत भी आकार का है। भारत कैसा आकार का है, नीचे से भी आकार का, एकरे चक्कर में दो भाग आता है। तो एनइल्का के अरब सागर शाखा कहते हैं, अरब सागर के तरफ से जाएगा। तो अब एनइल्का के बंगाल के खाड़ी शाखा कहते हैं। तो अरब सागर मने ए, अरब सागर मने कौची ए, और बंगाल के खाड़ी मने बी। तो सवाल पूछता है कि अरब सागर से कितनी वर्षा होती है, अरब सागर शाखा से, और बंगाल की खाड़ी से कितनी वर्षा होती है। तो ए बराबर जो है, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर जो है वो 65, और बी बराबर जो है हो जाएगा 35। तो भारत में यदि अनुपात देखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा का, तो 65:35 है। मतलब कि 65% वर्षा जो है वो अरब सागर शाखा से होती है, जबकि 35% वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। इतना बात आपको जानना चाहिए। तो क्या क्या सीखे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए क्योंकि ये दक्षिण से और पश्चिम से आता है। ये समझने की जरूरत है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि भारत भी आकार का है नीचे से, इसलिए दो भागों में बढ़ जाता है। एनइल्का के अरब सागर, एनइल्का के बंगाल खाड़ी शाखा कहेंगे। अरब सागर से 65% होगा और बंगाल खाड़ी से 35% वर्षा होएगी। इतना आपको जानना जरूरी है। अब कहानी यहाँ पर यह होता है कि बेसिक बात जान लीजिए। बहुत बार सवाल पूछता है कि कलकत्ता में मानसून कब पहुंच जाएगा, विशाखापत्तनम में कब पहुंच जाएगा, बंबई में कब पहुंच जाएगा। तो सैकड़ों शहर है या राज्य, 28 गो, तो आप सभी को तो ऐसे याद तो नहीं कर सकते हैं, आपको तो समझना ही पड़ेगा कि कब किधर वर्षा का जो है वो जाएगा। तो यहाँ पर एक फोटो देखिएगा रेडीमेड में कि कैसे किस प्रकार से जो है वो मॉनसून जो है वो आपको पधारेगा। तो सबसे पहले आप गौर करिएगा, कि ये वाला सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले आप गौर करिएगा कि 1 जून को जो है, 1 जून को यहां पर पहुंच गया। तो इसको आप कह लीजिए 1 जून को, यानी इस पूरे इलाका में 1 जून को। अब ऐसा थोड़ी है कि एगो जगह, कोई आदमी थोड़ी है कि एगो जगह पर जाके उछल के चल गया। मतलब पूरे इस एरिया में 1 जून को आदर्श स्थिति है। कभी कभी 4 जून को पहुंचता है, कभी पता चले कि 28 से 29 मई को पहुंच गया। एक आध 2 दिन पहले भी पहुंच सकता है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद भी पहुंच सकता है। जब जैसे 4 जून को पहुंचा तो कहा जाता है कि मॉनसून 4 दिन लेट चल रहा है, ऐसा समाचार में आएगा, अखबार में आएगा। 4 दिन लेट का मतलब कि आदर्श स्थिति यह है कि भारत के दक्षिणतम जो छोर है, भारत का जो दक्षिणतम छोर है, यहां पर 1 जून को पहुंचना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भारत के दक्षिणी छोर पर कब पहुंचना चाहिए, 1 जून को। तो केरल के तट पर कहे या कन्याकुमारी कहे, यद्यपि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ेगा, तो तमिलनाडु के दक्षिणतम छोर को कहे, या रामेश्वरम कहे, या केरल में कहे। जनरली केरल पूछा जाता है कि केरल में मानसून कब पहुंचता है, क्योंकि सबसे नीचे ऐसे देखिएगा तो केरल का छोर दिखेगा। तो केरल में मानसून कब पहुंच जाता है, तो 1 जून को आप कह दीजिएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए आप ये देखिएगा कि ऐसा नहीं है, ये पूरा हवा जो है वो पूरा ह करके जो है एक साथ यहां से यहां तोपेगा। मतलब यहां से यहां तक का जो पोर्शन रहेगा
वो सब 1 जून को पहुंच जाएगा। यानी 1 जून खाली यहां ही नहीं पहुंचेगा, यहां तक 1 जून पहुंच जाएगा। कहां तक? 1 जून यहां तक। गौर करते रहिएगा, 1 जून आपका जो है यहां तक पहुंच जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश का जो निचला हिस्सा है वो 1 जून को पहुंच जाएगा। ये आंध्र प्रदेश है ना भाई, नहीं पकड़ रहे हैं, बीच में है तेलंगाना है, तो ये आंध्र प्रदेश है ना, तो आंध्र प्रदेश के निचला छोर तक 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। ये मोटा मोटी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। चलिए 5 जून को आप पकड़िएगा, तो 5 जून को आप देखिए कि यहां देखिए, मतलब ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इलाका, इसको जो है मतलब पूरा जो है, अब ये आपको कर्नाटक के क्षेत्र में जो है, कौन से क्षेत्र में? कर्नाटक। तो तमिलनाडु का ऊपर वाला छोर, तो ये कर्नाटक से लेकर के और ये पूरा आंध्र प्रदेश के बीचों बीच, माने कर्नाटक का बीच और आंध्र प्रदेश का बीचों बीच 5 जून तक मने पहुंच जाता है। माने आपको कर्नाटक के बीच में और आंध्र प्रदेश के बीच में 5 जून तक ही पहुंच जाता है। भारत के मैप को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। 5, 1, 10, 15 ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे। तो 1 जून को एने, आप ऐसे गौर करिएगा, ऐसे एक बार सट से, तो आपको यदि थोड़ा बहुत मतलब एग्जैक्टली वैसे याद तो नहीं रख पाइएगा, लेकिन आपको ये समझ में कि एक बार ऐसे कर देना है, आपको एक बार आपको जो है सो ऐसे कर देना है, एक बार आपको जो है सो इस तरीके से कर देना है, एक बार आपको जो है सो इस तरीके से कर देना है, और इसको कर देना है 1 जून, इसको कर देना है 5 जून, एक कर देना 10 जून, एक कर देना है 15 जून। ऐसे आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब और समझ लीजिए कि कहां पहुंचेगा। अब जैसे 5 जून, 10 जून को ये आपको जो है इस तरीके से पहुंच गया। 10 जून को कैसे पहुंचा आप देख रहे हैं, 10 जून यहां देखिए, यहां तक पहुंच गया। मतलब आप देख रहे हैं कि बिहार साइड में जो है, बिहार साइड में वो 10 जून तक पहुंचा। झारखंड के भी कुछ इलाकों में 10 जून तक अरब सागर वाला शाखा जनमत के नहीं से पहुंच जा रहा है। और 15 जून को आप देख रहे हैं कि 15 जून को जो है, 15 जून को आप देख रहे हैं कि गुजरात में पहुंच गया। और गुजरात के अलावा ये टेढ़िया जाए, ये आपको उधर का ऐसे मुड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा। आपको नहीं, ऐसे नहीं सोचना है कि ऐसे 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 सीधा सीधी करेंगे। मतलब आप याद, केरल में 10 जून आपको यहाँ कर्नाटक, 5 जून कर्नाटक के बीच में जो है महाराष्ट्र में, आओ 15 जून गुजरात में। तो सीधा सीधी मत करिए, ई लाइनवा कैसे ला दीजिए, क्योंकि प्रेशर ऐसे ही रहता है, हवा के झोंका ऐसे ही रहता है। इन्हू वाला तो आता है हो करेगा तो तनी आगे बढ़ जाएगा, ये भर नहीं ना है, ये एगो चलेगा एगो ही चलेगा, तो ये हिले जाएगा ना, इस तरफ के बढ़ जाएगा। नहीं समझ पा रहे बात के। और प्रेशर भी, वायु दाब भी कुछ उसी तरीके का क्रिएट होता है। तो आपको ये थोड़ा दिमाग देखो, आजकल ना बहुत बुद्धिमत्ता वाला सवाल पूछा जा रहा है आजकल जो है बहुत सारी परीक्षाओं में, कि जब तक आपका बढ़िया अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा आपको सवाल नहीं बनेगा। आप सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव सवाल रट करके चले जाएं, नहीं होता है, ऐसे नहीं बनता है। बहुत आपको समझदारी होनी चाहिए। जो चीज आप पढ़े बेसिक सिंपल चीज, लेकिन एक समझदार आदमी, अभी मैप याद आएगा तभी सवाल बनेगा, पता नहीं क्या पूछेगा। सारा पढ़ावल लिखावल गुड़ माटी, एक समझावल वहां काम आता है। और समझा हुआ आदमी भले जो है वो कट ऑफ से 1 आधे नंबर आगे लाए, लेकिन वो पास हो जाता है, नौकरी ले लेता है। गोल्ड मेडल लेवे नहीं जरूरी है, लेकिन समझा हुआ व्यक्ति कितनों गलती करेगा, कितनों गलती एग्जाम में करके आएगा तो वो कट ऑफ में आ जाता है। इसलिए समझने का प्रयास करिए। तो ये आपको, आप यहां पर देखिए फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि कैसे ये हुआ। 1 जून, 1, 5, 10, 15, ठीक है। अब इसको इस शुरू वाला के तनी सुन टेढ़ियाना है, एकरा तनी सुन ज्यादा टेढ़ियाना है, ई लाइनवा के तनी सुन आउट टेढ़िया देना है, और एकरा तनी टेढ़िया के ओने भागा देना है। नहीं समझ बात के, समझ नहीं रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतल जाएगा मेरे भाई, वैसे वैसे ही लाइन जो है वो क्या हो ले जाएगा, टेढ़िया जाएगा। जैसे करियाका लाइनवा को आप देखिएगा तो ये आपको जो है सो ऐसे करके टेढ़िया के यहां देखिए इन्हें पहुंच गया। मतलब 15 जून को आप सोचिएगा कि तो गुजरात में, तो गुजरात से आप यदि इन्हें पूछ लेगा तो आप कहिएगा कि बंगाल में,
बंगाल में नहीं भैया, यहाँ तो आपको 1 जून और 5 जून के ने घुस गया है, बंगालों के खाड़ी वाला तो है भाई, नहीं समझ रहे हो, ई टेढ़िया के इन्ने न चल जाएगा हो, नहीं समझ रहे बात के। तो इसलिए 15 जून को गुजरात में घुसेगा और 15 जून को यहां आपको उत्तराखंड तक घुस जाएगा, 15 जून को ऐसे जाके ऐसे लहरा मार देगा, नहीं समझ रहे बात के। अब एक बाद 15 जून के बाद कुछ गैप कर देना है, और उसके बाद आप देखते हैं कि लगभग जो है सो 1 जुलाई को, मतलब लगभग 15 दिनों के गैप के बाद इसको ऐसे टेढ़िया देना है, और एक बाद जो है से एकाऊ हो जाएगा, एक जो है से ऐसे जो 15 जुलाई को 1 जुलाई को ऐसे आप कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, मतलब राजस्थान में जाते जाते, लगभग राजस्थान में जाते जाते ये जुलाई 10-15 जुलाई को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा राजस्थान में? 10-15 जुलाई को। गुजरात में और राजस्थान के बीचों बीच में जो है वो कब पहुंच जाएगा? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। तो 1 से 10-15 जुलाई तक राजस्थान साइड में जाएगा, सबसे लास्ट में उधर ही जाएगा। आप यहां पर देखिएगा कि दिल्ली साइड में जो है वो आपको पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि इसको जुलाई लग जाएगा पहुंचते पहुंचते, ठीक है। चलिए, तो ये एक मोटा मोटी आपको ध्यान में इसको रखना है कि मानसून जो है वो कैसे घुसता है भारत में। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? मानसून के ऊपर जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि अब मानसून जब घुसेगा भारत में, तो बहुत सारा चीज आप जानते भी हैं। इसको सबसे पहले अरब सागर जो शाखा होगा, ठीक है, अरब सागर जो शाखा होगा, अरब सागर मानसून का शाखा, वो सबसे पहले सह्याद्री पर्वत से टकराएगा। किससे टकराएगा? सह्याद्री पर्वत से। वेस्टर्न घाट इसको पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत है भाई साहब? ये वेस्टर्न घाट पर्वत है। कौन पर्वत है? वेस्टर्न घाट, मतलब ये पश्चिमी वाला है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना भूअर का, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये कहां से, ये अरब सागर जो शाखा है, कौन शाखा? अरब सागर शाखा। तो अरब सागर वाली जो हवाएं हैं वो आपको यहां टकराती हैं इससे। बात समझ रही कि नहीं समझ बात के? तो अभी आपको एक सवाल हम बनवाएंगे कि यहां पर एक इलाका है जिसको हम लोग बोलेंगे महाबलेश्वर। क्या बोलेंगे? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। तो यहां पर आप देखेंगे सर, महाबलेश्वर में, तो महाबलेश्वर में जो है वो 650 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहां पर होगी। कहां पर क्या होगी? महाबलेश्वर जैसे क्षेत्र में, जो कि पश्चिमी घाट के उबगल है, पश्चिमी घाट के उबगल। एने से ही हरियरका जो हवैया रहा है ना, तो एकरा में टकरा के यही गद गद पानी गिराएगा, तो ज्यादा पानी गिराएगा। इसलिए जो है महाबलेश्वर टाइप के जगह जो है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि महाबलेश्वर में पानी कितना गिरता है, तो आइडिया होना चाहिए कि महाबलेश्वर जो है वेस्टर्न घाट के उबगल है। तो उबगल है तब तो ऑब्वियसली 500 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती होगी वहां पर। तो वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी इलाका है वहां पर ज्यादा वर्षा होती है, जैसे में महाबलेश्वर जैसा जगह। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे सर, तो यहां पर आपको इस साइड में जो है वो जैसे मुंबई है, मुंबई, तो मुंबई में जो है वो आपको ज्यादा वर्षा नहीं होगी। मुंबई में जो है वो 180 से 190 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहां पर मुंबई में होगी। तो महाबलेश्वर उस साइड में है तो ज्यादा वर्षा। मुंबई में कुछ तो पा जाता है पानी, बात के ना, इन्हीं टेका जाता है, छेका जाता है। इसको हम लोग शैडो रेन या रेन शैडो एरिया कहते हैं, जिसको कि हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वैसे क्षेत्र जैसे आपका पलामू गढ़वा का क्षेत्र भी वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर मानसूनी हवाएं आते आते सूख जाती हैं या उधर ही टिका जाती हैं, यहाँ नहीं आती हैं। पाट क्षेत्र वगैरह से, नेतरहाट वगैरह का क्षेत्र से उधर ही टिका जाती हैं, इसलिए इधर पर नहीं आ पाती हैं, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती है। तो महाबलेश्वर और मुंबई का आप समस्या जाने। तो वेस्टर्न घाट जो है, ये पूरा इलाका वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र में से एक है भारत का। एक और जगह जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनसिन राम चेरापूंजी। तो यहां पर आप देखते हैं भारत का मैप में
कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर 3 गो पर्वत है जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। यद्यपि आप लोग जान रहे हैं, क्या नाम है? गारो। क्या नाम है? गारो एक पर्वत का, दूसरा का नाम है खासी और तीसरा का नाम है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत है वो आपको कीपनुमा है। कैसन है? कीपनुमा है। तो यहां से जब हवाएं जाती हैं तो ये टेका जाती हैं और यहाँ पर खूब जो है वर्षा कराती है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो 1100 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। तो 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा प्लस, ठीक है, वार्षिक वर्षा गारो, खासी, जयंतिया कौन से जगह पर है? ये कौन से राज्य में? तो मेघालय राज्य में। कौन राज्य में है? मेघालय में। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जो है वो आपको कीपनुमा है। कीपनुमा का मतलब टीपा टाइप के है, ऐसे ऐसे हो गया है। तो ये जितना जे बंगाल के खाड़ी वाला पनिमा आर्द्रता जाता है वो टेका करके यहीं पर पानी बरसाता है। ये आप लोग जो है सो जानते हैं कि मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया के क्षेत्र में ही मॉनसिन राम है, चेरापूंजी है। क्या क्या जगह है सर? मॉनसिन राम है और चेरापूंजी है। बात पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं? मॉनसिन राम और चेरापूंजी कहाँ है? तो मॉनसिन राम जो है कौन सा जगह? मॉनसिन राम। तो आप जरूर याद रखिएगा मॉनसिन राम। तो मॉनसिन राम जो है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जगह है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग जानते रहे होंगे। तो मॉनसिन राम में जो है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर चेरापूंजी है। दूसरे नंबर होंगे। चलिए आगे की बात कुछ आपको बताते हैं। मॉनसिन राम और चेरापूंजी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है, चलिए कुछ को प्रश्न आंसर के माध्यम से आपको जो है वो बताते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे। अरे ऊपर बढ़ जाओ भैया। क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर कराते हैं, साधारण साधारण प्रश्न आपको बताते हैं। एक सवाल आप बताइए, बनाइएगा कि वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मॉनसिन राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मेघालय, त्रिपुरा और तीसरा मणिपुर और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आप टिक लगाइए कि सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र मॉनसिन राम है वो किस जगह पर है? बताइए, ए बी सी डी क्या होगा? आप लोग टिक लगाते रहिए। ए होगा, यानी मॉनसिन राम जो है वो मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। मॉनसिन राम कहां पर है सर? मेघालय में। आप लोग ये जानते रहे हैं। चलिए सवाल जैसे ही हम लोग अटकेंगे उसको हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको समझेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी का ये पोर्शन आपको है तो थोड़ा अच्छा और बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को कई बार पढ़ाए हैं और आप लोग के लिए ये लोकप्रिय चैप्टर है, कई बार आप पढ़े हुए हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सवाल है कि भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 जलवायु और स्थल का, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? हम सब में टिक लगाए तो सब आंसर नहीं होगा, आप टिक लगाइए कौन सा होगा, कौन सा होगा। भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? सब होगा ना? तो भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करेगा वो सब प्रभावित करेगा। भारतीय जलवायु को जो प्रभावित कर, इसलिए इस जो है जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। जलवायु को सब प्रभावित करेगा। अब हम लोग इसकी देखते चलेंगे, समझते चलेंगे कैसे ये होता है, समझते चलेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे कि भारतीय जैसा प्रभाव है, तो एक मैप देखिए, ठीक है। जलवायु को प्रभावित के कुछ कारक होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये हिमालय का पोर्शन। एक बार विद्यार्थीगण कमेंट कर दीजिएगा, आवाज वगैरह आ रही है, सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
दीजिएगा, सब ठीक है ना? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आवाज वगैरह आ रही है क्या? हाँ, किसी का कुछ दिक्कत होगा तो एक बार आप बाहर जाके अंदर आ सकते हैं, यदि दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे सब। तो यही बता कि भारत में जो है वो भारत की जलवायु को बहुत बहुत कारक है जो प्रभावित करता है, जैसे में हिमालय पर्वत। यदि न रहे तो मानसून तो घूस के ओह पार चल जाए, चीन में, उन्हें रूस में चल जाएगा। बात समझ रही कि नहीं? तो ये जो है आपको हिमालय तो प्रभावित करेगा। दूसरा कि उधर से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं चाइना और आपको रसिया की तरफ से, उसको ये रोक लेता है हिमालय पर्वत। तो भारत नेचर को बड़ा मेंटेन करता है हिमालय पर्वत। दूसरा कि इधर से जो कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है। अब ये इधर इधर से बंगाल की खाड़ी शाखा जब हवाएं जाती हैं, होता है कि पकड़ करके आरी आरी पकड़ ले, आरी आरी पकड़ना मैंने समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तक निकल जाएगा आगे तक। यदि ये नहीं होता तो उधर उधर उन्हें घुस जाता था, दिल्ली तरफ जेबे नहीं करता। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय मानसून के बारे में, और अभी जो बात हो रही थी वो ये कुछ प्रश्न हम लोग ले रहे थे। भारतीय मानसून को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपने देखा कि सभी है। मतलब क्या है? भारतीय जलवायु या मानसून को जो प्रभावित करता है वो हिमालय पर्वत भी है, जल और स्थल का वितरण भी है, समुद्र तट से दूरी भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, यानी सब है, टोटल है भारतीय मानसून या जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। तो आपने देखा कि हिमालय क्यों है सर? तो हिमालय इसलिए है भाई कि हिमालय न रहे तो हवा जो है बंगाल के खाड़ी वाला चला जाएगा उधर रूस चीन में, उधर से शीत हवा एकदम ठंडा ठंडा, ऊपरे तो ठंडा रहता है ना, तो ठंडा से ऊपरे माने उधर उस साइड में उत्तर में तो ठंडा ठंडा हवा आएगा, तो यहाँ का क्लाइमेट ही पूरा अलग एकदम हो जाता यदि हिमालय नहीं होता तो हिमालय है तो आज आप जो है, मान लीजिए हिमालय को उठा के फेंक दीजिए या प्लेन कर दीजिए बुलडोजर लगा के, असंभव वाली बात है लेकिन फिर भी प्लेन कर दीजिए, कल्पना करिए, कल्पना करने में क्या जाता है। तो उसको आप प्लेन कर दीजिएगा तो पूरे भारत का मौसम का आप अलग ही देखिएगा, एकदम अलग हो जाएगा, आपका दिमाग समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो यानी हिमालय जबरदस्त तरीके से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है और निर्धारित भी करता है। दूसरा है कि जल और स्थल का वितरण। देखिए भाई, जहां पर ज्यादा पानी है तो आपको पता है कि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, इसलिए अच्छा, अब इसलिए जो है वो जमीन जहां ज्यादा है वहां का तापमान और वायु दाब थोड़ा अलग होगा धूप के अनुसार, ठीक है। और जो जहां पानी ज्यादा है वहां का अलग होगा, इसलिए समुद्र से नजदीक वाला जो क्षेत्र होता है वहां जो तापांतर होता है, टेम्परेचर का अंतर दिन रात का या वर्ष में, वो बहुत कम होता है। जैसे आप ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप चले जाइए घूमने के लिए पुरी। कहां घूमने के लिए चल जाइए? पुरी। तो उड़ीसा में यदि आप पुरी चल जाते हैं तो आप देखिएगा कि वहां पर आपको जो है, अभी ठंडा के दिन में भी जाइएगा तो बहुत ज्यादा आपको ठंडा वहां नहीं लगेगा, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं बात के? अब गर्मी के दिन में भी लू उतना परेशान नहीं करेगा, तो वहां जो है वो पानी ज्यादा है ना समुद्र, इसलिए वहां का तापमान न ज्यादा बढ़ता है न ज्यादा घटता है, थोड़ा तापमान आपको बराबर समझ में आएगा। जैसे आप झारखंड के इलाके में ही रहिएगा तो झारखंड का आप क्लाइमेट पढ़े होंगे, तो झारखंड में आप रहिएगा, झारखंड में तो आप यहां पर जैसे मान लिया जाए कि एक झारखंड बनाया जाए, तो आप झारखंड का बात करिएगा तो झारखंड में जो है सो यहां वाला जो इलाका है, यहां वाला
इधर जो समुद्र के नजदीके है तनी वहां के तापमान, अब एगो यहाँ के तापमान, ये दोनों में तापमान और जलवायु सब में काफी आपको अंतर नजर आएगा। माने गढ़वा पलामू का, अब इधर आपको सरायकेला खरसावां या पूर्वी सिंहभूम वगैरह का जो इलाका है वहां का जलवायु और यहाँ का जलवायु में काफी अंतर नजर आएगा। अब जैसे ज्यादा कुछ डिटेल बोलेंगे तो उतना ज्यादा शायद आपका दिमाग के ऊपर उड़ सकता है रिविजन के अभाव में। यहाँ पलामू गढ़वा इस सब के क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, यानी यहाँ जो है महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय तुल्य का मतलब है कि आपको कभी आप सुने होंगे, मतलब इसका मतलब कि मरत जियत ठंडा और मरत जियत गर्मी, माने गर्मी के दिन में तापमान बहुत ज्यादा चली जाती है, ऊंची तापमान काफी ऊंचा हो जाएगा। कारण यह है कि आसपास में कोई समुद्र नहीं है, खाली ठोस जमीन है, पहाड़ है, पठार है, तो वो आपको बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो दिन में इतना गर्म हो जाएगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। लेकिन आप सरायकेला खरसावां में या सिंहभूम के क्षेत्र में जो है वो आप देखेंगे कि समुद्र से नजदीक होने के कारण ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री पर वो चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। और ठंडा के दिन में भी यहाँ मरद जिया ठंडा पड़ेगा पलामू गढ़वा के क्षेत्र में, लेकिन सरायकेला खरसावां आदि के क्षेत्रों में मरद जिया ठंडा नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र से कुछ नजदीके पर है। नहीं समझे बात के? तो इसलिए जो है वो समुद्र का पानी या नदी का भी जो है या तालाब वो आपको विशाल यदि है तो वो प्रभावित करता है। तो जल और स्थल का वितरण भी ओब्वियसली प्रभावित करता है। समुद्र तट से दूरी इसी में इंक्लूड हो गया, आप देखिए लिए प्रभावित करता है। और ऊंचाई भी जो है वो प्रभावित करता है। जैसे आप नेतरहाट में चले जाइए झारखंड में, तो ऊंचा क्षेत्र है या पाट क्षेत्र, तो आपको थोड़ा ठंडा मौसम महसूस होगा। इसलिए जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ आप जानते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है वो क्या हो जाती है, वृद्धि कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ऊपरे बढ़ते हैं तो ठंडा लगता है, तो इसलिए ये सब प्रभावित करता है। भारत में भी ये आपको ये होता है, भारत का जलवायु या मानसून इससे प्रभावित होता है। मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का क्या कारण होता है? आप इसको टिक लगाइए, मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का क्या कारण होता है? आप एक बार कमेंट करिए, इस सवाल को बनाइए, मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का क्या कारण होता है? मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का क्या कारण होता है? आवाज नहीं आ रही है, सुषमा दुबे आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग कमेंट करें, आवाज आ रही है कि सिर्फ इनकी समस्या है? एक बार कमेंट करिएगा, एक बार आप कमेंट करिएगा। अरे मच्छर काट रहा है जी, कमेंट करिएगा एक बार कमेंट करिएगा, आवाज वगैरह है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? विद्यार्थीगण कमेंट कर दीजिए, सब ठीक है, सब ठीक है, बाकी लोगों का तो ठीक है, आ रही है। हाँ सुषमा, आप अपना एक बार ना होगा तो एक बार एग्जिट करके इन कर जाइए तो शायद आपका हो जाएगा। अच्छा आ रही है, बाकी लोग तो कर रहे आ रही है। तो इसका आंसर करिएगा, मानसूनी पवनों का उत्क्रमण का क्या कारण है? मानसूनी पवनें जो हैं वो उत्क्रमित हो जाती हैं, तो इसका क्या है? ठीक है, कारण मानसूनी पवनें जो है वो उत्क्रमित हो जाती हैं, उसका क्या कारण है? बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो है इसका आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना? मानसूनी पवनें रास्ता चेंज कर लेती हैं, तो इधर से इधर ही क्यों बहेंगी या पलट जाती हैं। मानसून का मतलब ही है कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ हो जाता है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा का पलट जाना। आप लोग एनसीईआरटी 6-7 में पढ़े होंगे। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है भाई साहब कि जल और स्थल का जो वितरण होता है, तो आपने ये देखा सर, बात समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर जल है भाई साहब, इधर भी जल है भाई साहब, इधर भी जल है भाई साहब, और इधर जो है वो क्या है, जमीन है। इधर कौची है, जमीन है।
तो जमीन जो है उस सूरज के रोशनी में जो है, जमीन जो है सूरज के रोशनी में तनी ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मी के दिन में। अब एने जो है तो तनी ठंडा ठंडा रहता है, इने ज्यादा गर्मी होइबे नहीं करता है, जल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इतनी थेथर टाइप के रहता है, ये ढीठ टाइप के रहता है, इ न जल्दी गर्म होगा न जल्दी ठंडा होगा। इसका ये कहानी है। अब ई जमीन जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब ज्यादा गर्म हो जाएगा जमीनिया, समझ रहे बात के, तो गर्म हो जाएगा तो जो यहाँ का सब हवा है वो गर्म होकर के हल्का होकर के ऊपरे उठ करके पार हो जाएगा। तो यहाँ जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप लोग तो जानबे करते हैं ये सब जी, क्या हमसे दोबारा बतवाते हैं तिबारा। तो इधर पानी में हाई प्रेशर, ठंडा मने हाई प्रेशर, गर्म मने लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हवाएं जाती हैं मानसून। तो कुल मिला करके जल और स्थल का जो वितरण होता है वही जो है वो निर्धारक है मानसून हवा कने से कने जाई। मानसून हवा कने से कने जाई, ये आपको जो है जनरली जल और स्थल का वितरण जो है, नहीं तो एने से जाइबे नहीं करता। बहरहाल चलिए नेक्स्ट की बात, जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? चलिए बताइए, कमेंट करिए यदि कुछ आइडिया है तो। जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर है सर? आरएस माने राजस्थान, तो पश्चिमी इलाका है राजस्थान का। तो यहां पर कितनी वर्षा होती होगी, एक बार कुछ अनुमान लगाइए, इसके बाद हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। चलिए बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, यानी काफी कम वर्षा यहां पर होती है। यहां पर काफी कम वर्षा जो है वो होती है सर, कहां पर? जैसलमेर में। जैसलमेर कहां इलाका है सर? तो जैसलमेर जो इलाका है, जैसलमेर जो इलाका है वो कहां पर है? तो ये राजस्थान के क्षेत्र में है। कहां पर है सर? राजस्थान के क्षेत्र में। यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। अरावली, कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली के चक्कर में जो है ये हवा जो है वो ऐसे ने जाके ऐसे धर लेता है, आरी पकड़ लेता है, सीधे पकड़ लेता है, दिल्ली दिल्ली दिन चल जाता है अरावली के चक्कर में। नहीं समझ बात के, तो अरावली पर्वत के चक्कर में इधर चल जाएगा। इन्हें बहुत गर्म भी रहता है, इसलिए आर्द्रता को सोख भी लेता है। दो बात आप याद रखिएगा, इन्हें पाकिस्तान साइड में चाहे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, इधर जो है आप जितने जैले जाइएगा इन्हें ई बगल, तो इधर आप देखिएगा कि एकदम जो है ढेर गर्मी पड़ता है। इसलिए जो भी आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख देता है। इसलिए जो है वो आपको यहाँ पर जैसलमेर के इलाके में जो है वो 12 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, यानी जबरदस्त जो है वो पानी का अभाव है। आप लोग जान रहे हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में से एक है। एक लद्दाख के क्षेत्र में भी बहुत कम वर्षा होती है, आपको जानकारी होगी। नेक्स्ट, इस प्रकार से यदि आपको पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन है, तो एगो तो आपको हो गया मेघालय वाला क्षेत्र। कौन वाला क्षेत्र हो गया? मेघालय वाला, जहां पर आप कहते हैं कि सर चेरापूंजी, चेरापूंजी और मानसिन राम, दो आप जगह जानते हैं, चेरापूंजी और मानसिन राम। मानसिन राम दो एक जगह आप जरूर याद रखिएगा। मानसिन राम तो डेग गया है, चेरापूंजी को भी आजकल जो है सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। और सह्याद्री पर्वत, तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है सर? सह्याद्री, या इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है सर, सह्याद्री में। और कहां पर? मेघालय के चेरापूंजी मानसिन में, माने सबसे ज्यादा मैक्सिमम। सबसे कम वर्षा पूछेगा तो यही अरावली के उबगल, अरावली के उबगल माने पश्चिम में, मतलब कि जो है सो एगो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वहां पहुंचते पहुंचते ऊपरे, समझ रहे हैं लद्दाख का क्षेत्र, समझ रहे हैं जो आजकल केंद्र शासित प्रदेश बना, वहां जैते जैते पानी आर्द्रते नहीं बचेगा, सब इन्हीं न सोख जाएगा।
नहीं समझे, सब नहीं गिर जाएगा पानी। दूसरा कि यदि जैसे पहुंच भी रहा तो वहां पर ना बर्फ के रूप में गिरता है, वो कनकना जाता है वहां, और वैसे गद गद गिरेगा कपारे काने, तो पानी नहीं गिरता है, बर्फ टाइप के बर्फबारी होती। तो आप समझ लीजिए कि लद्दाख तो एक ठंडा मरुस्थल की भांति है, और यहाँ पर जो जैसलमेर का इलाका है, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है, वो आपको वहां पर 12 सेंटीमीटर तक वर्षा माने होती है, बहुत कम होती है इसका मतलब। एक सवाल है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है? चलिए बनाइए, सवाल बनाइए, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति, नार्वेस्टर नाम सुने हैं कभी? कमेंट करिए, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है? कमेंट करिए, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है? कमेंट करिए, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां पर होती है? चलिए, तो ये जिसको जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको नहीं आता है, उसके लिए होमवर्क है, ये आपको खोज करके जो है और आना है, और आपको जो है वो बताना है। अगला दिन फिर पूछेंगे, तब आप कमेंट करिएगा कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति जो है वो कहां पर होगी। बहुत आसान सवाल है, और उसको एक बार आप जरूर पुनः एक बार किताब में कॉपी में देखिएगा। काल बैसाखी की उत्पत्ति जो है वो कहां होती है? बताइए, पश्चिम बंगाल में होगा कि केरल में होगा कि जम्मू कश्मीर में होगा कि राजस्थान में होगा? कहां पर होगा बताइए, नीचे राजस्थान भी है, बताइए, कमेंट करिए, काल बैसाखी की उत्पत्ति कहां पर होती है? काल बैसाखी कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। तो आप जानते हैं ये पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। तो काल बैसाखी आपको कहां मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। आप लोग तो ये जानते रहे होंगे, चलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, चेरी ब्लॉसम की उत्पत्ति कहां होती है? ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी भी आ सकता है। चेरी ब्लॉसम कहां पर होगा? कमेंट करिए। कर्नाटक में, कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कहां होगा? कर्नाटक में। ये इंडियन क्लाइमेट से ये सब बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये हवा का समझ लीजिए एक तूफान टाइप का होता है, कहीं फसल को नुकसान कर देता है, कहीं पर आम आम को नुकसान कर देता है, कहीं पर कॉफी को, इस तरीके से जो है कहीं कहीं फायदो तनी मनी पहुंचा देता है। तो ये चीज है। आम्र वृष्टि की उत्पत्ति कहां होती है? आम्र वृष्टि की उत्पत्ति कहां होती है? आम्र वृष्टि, ये सवाल जेपीएससी में अभी पूछा है, 4 दिन पहले जो जेपीएससी हुआ था 17 तारीख को समथिंग, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है। अब आप बताइए, आम्र वृष्टि कहां पर होती है? दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में ये होती है। इसमें क्या होता है? आम्र वृष्टि, जैसा कि नाम सुनो, आम्र मने आम, वृष्टि मने वर्षा। इसमें क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, केरल कर्नाटक के क्षेत्र में आम्र वृष्टि होता है, अभी जेपीएससी में पूछा भी था, ठीक है। देखिए ऐसे ही सवाल पूछते हैं, आप भी कहीं भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे ही जनरली जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा, लेकिन आपको रिवाइजन, अभी आप आम्र वृष्टि के जगह पर आपको चेरी ब्लॉसम याद आने लगे, या फिर वो याद आए तो ठीक है, नार्वेस्टर याद आ जाए, एहमलेह में हो जाए, इसलिए जो है इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, बोर्डो चिल्ली की उत्पत्ति कहां होती है? ये भी एक तूफानी हवा और पानी है, ठीक है। तो बोर्डो चिली मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 2 बार मध्य प्रदेश लिखा गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर, असम, कहां पर होगा? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, तीनों को अब राज्य ऑप्शन में है आपका। तो अब बताइए इसमें से कौन होगा?
तो इसका आंसर जो है हो जाएगा असम। बोर्डोचिला नाम से भी आप कुछ कुछ पकड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में जो हवाएं इस तरीके की बहती हैं उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, बोर्डोचिला। क्या कहते हैं, बोर्डोचिला। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, बोर्डोचिला कहाँ है सर, असम में। बोर्डोचिला कहाँ है सर, असम में है। बोर्डोचिला कहाँ है सर, असम में है सर। आम्रवृष्टि किधर होगा सर, दक्षिण भारत में। आम्रवृष्टि किधर होगा सर, दक्षिण भारत में। चेरी ब्लॉसम कहाँ होगा सर, कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है। और आपको काल बैसाखी कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ होगा सर, पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ होगा सर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और नार्वेस्टर आप लोग नहीं अभी तक सही कर पाए, इसमें से नार्वेस्टर नहीं आप लोग सही कर पाए। बहुत सारे लोग गलत टिक लगाए उसमें, आप लोग बता रहे थे, इसीलिए आपको होमवर्क दे दिए हैं। चलिए बताइए, अब जो है, अब आप बताइए, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, बताइए, इस सवाल का आंसर करिए। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, बना पाइएगा। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और बनाइए। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, उत्तर पश्चिमी मानसून से है, उत्तर पूर्वी मानसून से है, उत्तर दक्षिणी मानसून से है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, किससे है। कमेंट करिए यदि आप दिमाग लगा सके तो। नाम सुने हैं कभी, नहीं सुने हैं। सवाल हल्का हल्का ही है, जो आपसे एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो आपको एग्जाम में आएगा। तो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का जो संबंध है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से है, दक्षिण पश्चिम मानसून से है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी हम आपको समझाएंगे इसको, ठीक है, इसको समझाएंगे। सवाल जानबूझ के ऐसा क्रिएट किए हैं जो आपको समझ में भी आए। आप उत्तर पूर्वी मानसून कह रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे नहीं होगा अभी बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का, अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। जेट स्ट्रीम जो है, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, ऊपर में एक फोटो होगा हमारा, तो उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए आपका यहाँ बना हुआ है, तो ये आप समझिएगा। ये हमारा जेट स्ट्रीम समझाएगा। ये फोटो जो है यहाँ पर देखिए, ये आपको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी ये कौन सा जेट स्ट्रीम है, तो ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है। कौन सा जेट स्ट्रीम है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है। कहां पर ये उत्पन्न होता है, तो ये धरती के लगभग जो है वो 8 से 15-20 किलोमीटर ऊंचाई पर ये आपको ऊपरे जेट स्ट्रीम पैदा होता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम काउची होता है, तो हवा होता है जो बवंडर टाइप का, समझ बात के ना, चक्रवात टाइप का मान के चलिए, या फिर अभी गांव देहात में आप देखिएगा, या कहीं भी शहर में भी बॉर्डरो टाइप का, जैसे जहां पर पतई वतई ज्यादा हो तो गोल गोल हवैया जो है सो ऐसे ऐसे चलता है। कभी देखे हैं हम लोग बचपन में, भूत उसको समझते थे, तो ऐसे ऐसे गोल गोल, तो उसी तरीके से कुछ आपको होता है, लेकिन नीचे नहीं होता है, ऊपर होता है। ऊपर 10 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर होता है, लगभग 10 किलोमीटर से
15-20 किलोमीटर की ऊंचाई में गोल गोल बॉर्डरों ऐसे ऐसे घूमेगा। भारतीय मानसून का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो आप समझते हैं, ठीक है, कि ई गर्म हो जाता है तो यहाँ के हवा सब उड़ के ऊपरे चल जाता है, तो यहाँ खाली हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इधर हाई प्रेशर होता है तो इधर से इधर हवाएं जाती हैं, वर्षा कराती हैं, ठीक है, ये नॉर्मल आप जानते हैं। लेकिन आपको जेट स्ट्रीम जो है कॉन्सेप्ट है, जेट स्ट्रीम, वो क्या होता है कि ऊपर जो है जेट स्ट्रीम जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहां पर ऐसे गोल गोल जो है वो आपको जो है सो घूमेगा, गोल गोल जो है सो ऐसे घूमेगा। और कैसा घूमेगा, तो ये जो घूमेगा वो आपको ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये देखिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है ये क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। घड़ी ऐसी ना घूमता है जी, ये बगल के ना, एने के उल्टा ना ना ना, ऐसे ऐसे ना घूमेगा, ऐसे ना, तो ये आपको ऐसे ना इधर ही ना घूमता है जी, नहीं समझ बात के, तो ये ऐसे घूमेगा इधर का। अब ये ऐसे जो घूमेगा ऐसे, समझ गए बात के, ऐसे यानी कि घूमेगा, तो ये गोल गोल घूमते 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 घूमते, जिसे होता है ना कि इसे गोल गोल मारिए और जब नहीं अकबका गए, थक गए, तो आप ऐसे निकल जाइए। तो ई जो है गोल गोल घूमते घूमते, गोल गोल घूमते घूमते ये एने निकल जाता है, ई बगल आ जाता है। गौर करिए, एने निकल जाता है, बात पकड़ रहे हो, नहीं पकड़ रहे हो, ये एने एने निकल जाता है ऊपरे ऊपरे, ऊपरे ऊपरे, ये आसमान में ऊपरे ऊपरे हो रहा है 10 किलोमीटर के ऊंचाई पर। तो गोल गोल यहाँ घूम रहा था। यहाँ मैंने कौन चीज, तिब्बत का पठार है, कौन चीज है यहाँ, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार के पास जो है, मैंने तिब्बत के पठार के ऊपरे गोल गोल जो है हवा यहाँ घूम रहा था, ई बगल का इसे, लेकिन घूमते घूमते ही एने एने चल दिया, एने चल दिया, एने चल दिया। चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा था इसलिए ये इधर आ गया। तो ये किधर से आ रहा है, तो ये आपको उत्तर से आ रहा है, यहां लाके रुका। तो इसको पूछे कि भाई कहां से आ रहे हो, तो हम तो इन्हें ऊपरे से आ रहे हैं, माने उत्तरे से आ रहा है, माने नॉर्थ से आ रहा है। और कहां से आ रहे हो, तो कहा कि हम तो इन्हें ईस्ट से आ रहे हैं, मतलब ये उत्तर पूरब से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, इसलिए इसका नाम आप कहेंगे उत्तरी पूर्वी, ठीक है। व्यापारिक पवन नहीं है ये, उष्ण आपको उत्तरी पूर्वी जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम चूंकि पहली बार जेट वायुयान जब जा रहा था, बहुत बाद में इसका पता लगा, इसका पता तब लगा जब अमेरिका वाला जो है जापान पर परमाणु बम से हमला करने जा रहा था। लिटिल बॉय फैट मैन ऐसे करके दुगो बम गिराया, आप जानते होंगे, हिरोशिमा नागासाकी पर, अगस्त का महीना था। तो वहां पर जब जा रहा था और वापिस आ रहा था तो एक अलग टाइप का प्रेशर महसूस किया, कहा कि बाप रे, तो जा ही नहीं दे रहा है। तब वो जो जेट वायुयान होता है उसको जाने में तकलीफ होती है, तो वहीं से इसका नाम आया कि एक ऐसा स्ट्रीम, ऐसा स्ट्रीम, ऐसा स्ट्रीम, ऐसा स्ट्रीम, ऐसा हवा जो जेट वायुयान को परेशान करता हो, इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम रख दिया गया। ये जेट स्ट्रीम जो है वो आपको तिब्बत के पठार पर बहुत जगह घूमता है, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत के मानसून को ये तिब्बतवा वाला प्रभावित करता है। बाकी और जगह है, ऐसा नहीं है, जेट स्ट्रीम खाली यहीं भर नहीं है, और घसकता भी है, गर्मी ठंडा के अनुसार एने वने घसकता भी है। तो ये घसक ये आपको अभी तिब्बत के पठार के उत्तर में या उसके ऊपर में जो है वो ये बहता है, क्लॉकवाइज में बहता है, और ये बह करके कभी कभी एने भी आ जाता है, एने भी आ जाता है ऊपरे ऊपरे। जब यहाँ आएगा ऊपरे ऊपरे आएगा तो यहां पर आ जाएगा ऊपरे ऊपरे, तो नीचे वाला हवैया को क्या करेगा कि यहाँ अरब सागर शाखा का जो हवा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि नीचे इसको अब दबाएगा। तो अरब सागर का हवा जो है दबाएगा, दबेगा, तो नीचे नीचे एने चल देगा, एने चल देगा, मैंने एकरे इंतजार करता है कि तू आओ तो हमारा पिचकोरो, तो हम एने बगल भागेंगे, नहीं समझ बात के, तो एकरा पिचकोर देता है, पिचकोरना नहीं समझते हो, समझ बात के ना, ऐसे करके दबा देना। जैसे कोलगेट में आपको नहीं निकल रहा है पेस्ट जो भी है, तो आप उसको दबा दीजिए, पिचकोर दीजिए, तब पुचुक से निकल जाएगा। तो ऐसे ही आपको मान के चलिए कि ये जो है
एने से ला के एकरा दबा देता है ऊपर से, तो ये आपको एने फेंक देता है। इसीलिए जेट स्ट्रीम यदि सक्रिय होता है और ज्यादा यदि प्रभावी होता है तो भारतीय जो मानसून है, जो विशेष करके अरब सागर शाखा, वो आपको तेजी से भारत की तरफ जो है सो हवाएं आती हैं, जिससे जो है भारत का जो पानी जो बरसेगा बरसात के दिन में वो ज्यादा बरसता है। तो जेट स्ट्रीम यदि सक्रिय होगा तो भारतीय जो मानसून है वो सक्रिय होगा कि निष्क्रिय होगा? सक्रिय होगा। फायदा पहुंचाएगा जेट स्ट्रीम के नुकसान तो फायदा पहुंचाएगा। तो ये ऐसे ऐसे गोले गोले घूमता है। तो एक नाम कौची रहेगा? काहे कि उत्तरे से आ रहा है और पूर्वे से आ रहा है। अब कहेगा सर आप आंसर क्यों किए दक्षिण पश्चिम मानसून? मेरे भाई ये ललका जो जात हवा, ये ललका ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून का नहीं हिस्सा है। ये ऊपरे का आप छोड़ दीजिए चक्कर, ऊपरे ले जाके केकरा पिचकोरा? दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित किया मेरे भाई, नहीं पकड़ रहे हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, अब आपको हम शुरू में बताए थे ना कि भारत में जो बरसात में जो पानी गिरता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से गिरता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को ये सक्रिय करता है, ऊपरे से जाके अब एक बैठ जाता है तो ये पिचकुरा के नहीं आ जाता है। हमको लगता है कि बात आप पकड़ रहे होंगे। कमेंट करिए कि बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इसको हाँ आप ये गर्मी के दिन में होता है इसलिए उष्ण है। ओहो नहीं समझते हैं। और ये उत्तरे से और पूर्वे से आ रहा है इसलिए गर्मी है तो उष्ण, उत्तरे है तो उत्तरे, पूर्वे है तो पूर्वे, उत्तरे पूर्वे, तो इसलिए इसको कहेंगे उष्ण उत्तरी पूर्वी जेट स्ट्रीम। नहीं समझे? अब ये कौची करेगा तो भारतीय जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसको जो है सक्रिय करेगा, भारत की तरफ धकेलेगा। इसलिए इसका जरूरी है, ये ऊंचा पर रहता है 8 से 10 12 15 18 किलोमीटर की ऊंचाई में, यानी ट्रोपोस्फोर्स होता है, यानी क्षोभ सीमा के आसपास ये बहता है। बात कमेंट करिए, बात समझ में आई कि नहीं? एक बार कमेंट करिए। हमने आपको बताया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करता है। कमेंट करिए बुझाया कि नहीं? नहीं बुझाया तो भी करो सर, नहीं बुझाया फिर से एक बार बताइए। बुझा गया तो एक बार कमेंट करो भाई। यदि होली खेल रहे हैं तभी कमेंट करिए कि सर होली है। आप क्या कर रहे हैं ये भी बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कमेंट कर दो भाई, जगह हो तो कर दो कमेंट। चलिए ठीक बात है, कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल है ना, आपको यदि नहीं समझ में आया तो दिमाग के ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। तो ये हो गया भैया जेट स्ट्रीम। अब एक नाम रहेगा, गरम है तो ट्रॉपिकल हो गया, पूर्वे से आ रहा है, एने से ना एने आया हो हरियर का, नहीं पकड़ रहे हैं, एने से नहीं आया, ये हरियर का ऊपरे ऊपरे और ललका नीचे नीचे, ये बतिया नहीं पकड़ रहे हैं मालिक। तो इसलिए चूंकि उत्तर से और पूरब से आ रहा है इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी कहेंगे, ईस्टर्ली। जनमत के ना, जनमत के ना, बात पकड़ रहे हो कि नहीं जनमत के? ओह बात पकड़ रहे हो। चलो नेक्स्ट। तो आप जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब कोई भी यदि सवाल आएगा तो उम्मीद है कि आप जेट स्ट्रीम से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जेट स्ट्रीम से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए, आपको हम क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहे हैं, हम सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी बनवाते चल रहे हैं माध्यम से। जनरली ये सब सवाल पूछा हुआ है। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, ठीक है, तो इसको ITCZ कहते हैं। बात समझ रहे हैं? नाम सुने होंगे इंटरटॉपिकल, समझ के ना। तो कन्वर्जेंट जोन, तो ये आपको जो है अंतः उष्ण कटिबंधीय माने उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण ITCZ क्षेत्र खिसक जाता है। किधर खिसक जाता है? कमेंट करो, कमेंट करो। ITCZ किधर खिसक जाता है? बना लिए तो ठीक है, कभी कभी अनहेरियो बनाता है आदमी या तनी मनी पकड़ता है तो पकड़ लेता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली जाना जरूरी है, क्योंकि उसी को थोड़ा फिर घुमाएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। कभी कभी बन करके भी नहीं बनता है सवाल, इसलिए बनाना और बहुत बेखूबी बेहतरीन ढंग से बनाना, दोनों दो बातें हैं। जैसे तैसे करके बनाना नहीं, बना दीजिए एक बार, कैसू करके बना दीजिए, कमेंट करिए। ITCZ किधर खिसकेगा मेरे भाई? ITCZ गर्मी के दिन में कने घसक जाएगा। ITCZ गर्मी के दिन में कने घसकेगा भैया। सी, निकिता वर्मा सी।
पूरब की ओर खिसक जाएगा। दिमाग लगाइए, हमने कभी बताया होगा ITCZ, ऐसा मत नाम सुनिए, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, हड़बड़ा मत जाइए। देखिए भैया, ये ऐसे पृथ्वी है, समझ गए, और यहां पर ये विषुवत रेखा है, आप जानते होंगे, जानते हैं ना जी? नहीं जानते हैं। यहां पर ये हमारा भारत है, कुछ ज्यादा ही बढ़न बन गया जो हो गए। बात समझ रहे हैं जी? नहीं समझ रहे हैं? चलो इसको एक पृथ्वी ऐसे बना देते हैं। ये पृथ्वी और ये बीच का विषुवत रेखा, और ये हो गया भारत, ये भारत। आपको हो, ये हो गया कर्क रेखा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे भैया? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इक्वेटर समझते हैं? नहीं समझते हैं? इक्वेटर समझते होंगे, और क्या समझते हैं? तो इसके अलावा जो है वो आप समझते होंगे कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा। बात आ रहे हैं कि ये जो भाई साहब, ये जो ITCZ है, वो पहले था NA। ये देखिए ITCZ NA था पहले। ITCZ का मतलब कि जहां पर हवा एनहू वाला लान के, एनहू से आके, अब एनहू से जाके, अब एनहू से जाके दोनों जो है, जो जवन जगह यहाँ पर मैच करेगा, माने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों से, समझ के ना, यह कहलाएगा ITCZ। बात समझिएगा, हवाएं जहां उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से जाकर के टकराती हैं, ऐसे ऊपर की ओर उठती हैं। अभी मैप पर भी दिखाएंगे, रेडीमेड एक मैप है, तो ऐसे उठती हैं। तो ये आपको जब फरवरी रहता है, मार्च रहता है, तो NA ITCZ जो ऐसा बैगन कलर का है, वो यहाँ ITCZ है। लेकिन बाद में ये वाला जो है, ये आपको घसक के NA चल जाता है। ई कलरवा यहाँ देखिए NA आ जाएगा, ये घसक के ऊपरे चल जाएगा, यानी उत्तर में चल जाएगा। कने चल जाएगा? उत्तर। तो ITCZ कने घसक के चल जाता है गर्मी के दिन में उत्तर में। नहीं समझ रहे बात के? गर्मी ज्यादा बढ़ता है ना, तो यहाँ जो फीलिंग आप कर रहे थे ना, यहाँ बीच में विषुवत रेखा के आसपास, वो ज्यादा गर्मी के चलते, गर्मी भी नहीं कहेंगे, भारत में गर्मी, भारत में गर्मी का मतलब हो गया कि सूर्य जो है उत्तरायण हो गया। उत्तरायण का मतलब यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है, उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी ज्यादा अब चमक रही है, सूरज की किरणें ज्यादा सीधे पड़ रही हैं कर्क रेखा के आसपास। आप जानते हैं कि 21 मार्च को सूरज की जो रोशनी है, समझ बात के ना, वो विषुवत रेखा के आसपास चमकती हैं, जबकि कर्क रेखा पर जो चमकती हैं वो 21 जून को सीधे जो है, 21 जून को सीधे जो है वो आपको ऐसा चमकेगा। तो जून के महीने में मेरे भाई आप देखेंगे, मई में, जून में ITCZ घसक के होने चल जाता है ऊपरे, समझ के ना। इसीलिए तो जून में, जुलाई में अब घसक के चल जाएगा ना, तो जितना नीचे वाला जो हवैया है ना, आर्द्रता वाला, आर्द्रता वाला, वो घींच करके ऊपरे ले जाएगा, ऊपरे ले जाएगा, और उससे जो है ना, वो क्या होगा कि पानी जो है वो बरसेगा, मानसून घिंचैले चले चले ले आ जाएगा। तो ITCZ का ऊपर की ओर खिसकना जरूरी है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ITCZ ऊपर खिसकता है तो मानसून नोचाता है ऊपरे, ऊपरे जो है से मानसून खिंचाएगा, तब पानी बरसेगा। नहीं पकड़ पा रहे हैं बात को। तो ITCZ कुछ नहीं है, ITCZ एक लो प्रेशर का बेल्ट होता है, जहां पर दोनों गोलार्धों से हवाएं जो है वो जाकर के मिलती हैं और ऊपर उठती हैं। बात पकड़ रहे हैं? वो मिलन बिंदु होता है ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण होना,
मतलब कन्वर्ज होना, मतलब मिल जाना। तो हवाएं मिलती हैं यहां पर जाकर के, तो ये मिलन बिंदु जो है उतरे घसक जाता है, मिलन बिंदु ऊपरे खिसक जाता है। बात पकड़ रहे हो? नहीं पकड़ रहे हो? बात पकड़ रहे हो? नहीं। ई उतरे खिसकने का मतलब है कि भारत के तरफ खसक जाएगा, खिसक जाएगा, घिसक जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि भारत के तरफ हवाएं जो है वो मानसूनी हवाएं खींची चली आएंगी। नहीं पकड़ पा रहे हो? ओ हो। यदि नीचे ही रहता तो क्या होता? तो नीचे ही गदा गदा पानी गिरता, माने भारत के दक्षिणी यानी श्रीलंका देन पानी गिरता। बात पकड़ रहे हो ना? लेकिन ये ऊपरे घींचा जाता है, तो ऊपरे पनिवा घींचे हवैया सब ऊपरे आ जाता है, वहां पानी गिरता है। नहीं समझे? तो ITCZ का ही कमाल है। जेट स्ट्रीम का कमाल आप देख लिए कौची है। ITCZ का कमाल कुछ नहीं है, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र वो मैचिंग पॉइंट है, ऐसे जाके मैच करेगा। तो ये मैचिंग पॉइंट यहां से घसका के यहां कर दीजिए। मेला जो है डिज्नीलैंड मेला, यदि वहां से घिसका के यदि आपके गांव के फील्ड में कर दिया जाए, तो आपके गांव में नहीं जिलेबी और पकौड़ी बेचाने लगेगा, वो आप रोज रोज घूमिएगा। वो आप समझ रहे बात के? समझ रहे ना? हाँ हाँ, ये चीज है। मेरे गांव में लग जाए तो हम भी ठेला लगा देंगे शाम को जो है सो। तो इस तरीके से जो है वो जहां पर ही ITCZ खिसक जाता है वहां पर वर्षा होती है। तो भारत के तरफ ये गर्मी के दिन में खिसक जाता है। ये बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिएगा थोड़ा इसका हम आप समझ तो गए ही होंगे, लेकिन इसको समझ ही गए होंगे, लेकिन इसका मैप भी है, तो मैप वा में तनी दिखा देंगे तक का सुख ठीक रहेगा यार। ये ITCZ थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए ITCZ कौची होता है। तो जैसे ना का है, ये कहता है ITCZ, तनी सुन अंग्रेजी में है तो गड़बड़ाइएगा नहीं ना। ये देखिएगा जैसे का है ना ITCZ, इसको पकड़िएगा। ये का हो रहा है कि एने वाला कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, माने ये सब उत्तरी गोलार्ध है, और ये सब कौची है ने दक्षिणी गोलार्ध है। इन्हें कौची है? दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ रहे हैं? तो उत्तरी गोलार्ध देन के हवैया जो है ये आपको एने टेढ़ियाइल जा रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध का जो हवैया है ये ने टेढ़ियाइल जा रहा है। ई आपको हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर क्रिएट हो गया, यहां पर भी हाई प्रेशर बेल्ट है, इसलिए हवाएं हाई प्रेशर से लो तरफ जाती हैं। यानी हाई एनहू हाई, माने उत्तरी गोलार्ध में भी हाई, दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई, और बीच में जो जगह बचेगा वो एकदम खाली खाली जगह, हवा यहाँ है ये नहीं है, एकदम लो प्रेशर बेल्ट है। ये कौन सी जगह है? लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर दोनों तरफ से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं यहाँ पर आती हैं तो ऊपर चढ़ जाती हैं। ऐसे ऐसे देख रहे हैं भाई, ये आपको बादल रूप में बना और एक बाद जो है सही पानी गद गद गिरा। नहीं समझे बात के? तो यहां जरूरी है, अब ये जहां खसक के जाएगा वहीं ना पनीवा गिरेगा जी। नहीं समझ बात के? यदि भारत के दक्षिण में था पहले, तो भारत के दक्षिण में ओबियसली वर्षा होगी, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, श्रीलंका तक वर्षा होगी, लेकिन भारत में नहीं होगी। भारत में यदि ये खिसक के आ गया, कर्क रेखा के आसपास यदि खिसक के आ गया, जबकि रहता नीचे है, लेकिन ITCZ जनरली नीचे रहता है, लेकिन ये खिसक करके गर्मी के दिन में आ जाता है कर्क रेखा या उससे भी ऊपर आ जाता है। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसके वजह से जो है वो भारत में वर्षा होती है। यही ITCZ है और कुछ नहीं है। जहां ये मेला लागी वही बुनिया बटाई। नहीं समझ बात के? नहीं समझ नहीं रहे हो? ITCZ जो है ये मध के मुड़ा है, जहां ये जाएगा वहीं पर जो है वो मधमाछी जो है सो जाएगा। नहीं समझ रहे बात के? यानी पानी बरसेगा। अब वो नहीं समझेंगे तो कई गो एग्जाम्पल दे दें, एक से टन भले एग्जाम्पल दे दिए। समझे जी? नहीं समझे? अब इसको पूरे वर्ल्ड के मैप पर आप ऐसे देखिए, अब तनी सुन समझने का प्रयास करिए। ये देखिए ITCZ जो है, इसको आप और अच्छे से समझ पाइएगा। ITCZ जो है जनवरी में जो है वो क्या इसकी स्थिति होती है, आप देखने का प्रयास करें। सर ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का जो है सर, ये ब्लू कलर का है, जैसे है वैसे हम भी कर दे रहे हैं। ये ब्लू कलर का जो है, बात समझ रहे हो भाई? नहीं समझ रहे हो? तो ये जो ब्लू कलर का है, ये देखिए, ये देखिए, ये पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं।
ये पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं। पहले ITCZ जो है एने था, भारत के दक्षिण में था। बात पकड़ो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, भारत के क्या था? दक्षिण में था ITCZ। ये क्या होता है सर? कुछ नहीं ना, ये ITCZ यहाँ हवा जाके ऊपरे से और नीचे से जाके मैचिंग करके ऊपरे उठ रहा है, पानी बरसा रहा था। ये वह बेल्ट होता है, ये उस लो प्रेशर बेल्ट को कहते हैं ITCZ, जहां से दोनों ही जो है वो गोलार्धों से हवाएं मैच करती हैं, आकर के मिलती हैं और ऊपर उठती हैं, वर्षा कराती हैं। लेकिन तुम देख रहे हो ये रेड रेड वाला को देखो, जो ललछाऊ है, ये कहां चला गया सर? तो ये ललछाऊ वाला जो है, बात पकड़ने का प्रयास करो। ये जुलाई के महीने में, ये जो है जून जुलाई में तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो कि जून जुलाई के महीने में जो है, जून जुलाई के महीने में आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए कहां पर चला गया। समझ, ये पूरे वर्ल्ड में है सर, ऐसा नहीं है कि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। तो कहां चला गया? कर्क रेखा के भी जो है वो आपको उत्तर में चला गया। ये ITCZ कब कब जून जुलाई के महीने में। इससे ये जितना पानी वानी है खिंचा के माने हवा जो है आर्द्रता युक्त हवाएं खिंचा के ऊपर आ गई, खूब वर्षा कराती है। तो ITCZ का यही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इतना बार दिखा दिए, इतना तरीके का दिखा दिए कि जरूर आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये जनवरी का हाल था, तो जनवरी में नहीं पानी गिरी, जितना हवैया वैया है नोचा के ने चल जाएगा। बात पकड़ रहे हो? नहीं पकड़ रहे हो? लौटता हुआ मानसून कभी सुने हैं? निधर मत के एने के जितना रहेगा हवा हुआ एने जाने का प्रयास करेगा, एने जनवरी में, समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ जून जुलाई में भैया यहाँ ITCZ ऊपरे खिसक जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ITCZ। हम पूछवो नहीं करेंगे कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि समझ में तो आइए गया होगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। ITCZ समझाइए दिए कि कैसे होता है। बात समझ रहे हैं? ये चीज यह था ITCZ का है। और जेट स्ट्रीम का भी मैप समझाइए दिए, जेट स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट भाई साहब हम आपको समझाइए दिए। आओ कुछ बच रहा है, आओ एगो आओ बच रहा है कॉन्सेप्ट, उसको बताइए देते हैं, कर बाद सवाल वाल बनाएंगे। एक एल नीनो जो है वो प्रभावित करता है इंडियन क्लाइमेट को, भारतीय मॉनसून को विशेष करके, वो आपको जो है सो जान लेना चाहिए। भारतीय मॉनसून को क्या प्रभावित करता है सर? तो ये प्रभावित करता है मेरे भाई एल नीनो। एल नीनो थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है एल नीनो, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सर कि एल नीनो क्या होता है, यद्यपि आप बहुत कुछ जानते रहे होंगे। एल नीनो जब आप बात करते हैं सर, एल नीनो तो एक गर्म जलधारा है, आप जानते रहे होंगे। एक गर्म जलधारा है जो आप यहां देखेंगे, ये जो है वो दक्षिणी अमेरिका है सर। और दक्षिणी अमेरिका का जो ये वाला जो इलाका है सर, वो आप मान के चले कि पेरू वगैरह का इलाका है। सर बात के ना, चलिए इसको हम पेरू कह दिए, सर बात के ना। तो पेरू आदि के तट पर यहां पर ये आपको एक जलधारा है जो आप देख रहे हैं कि इधर जो है सो कभी कभी चल देता है, समझ के ना। ये इधर चल दिया, अब इधर चल दिया तो ये तो सर प्रशांत महासागर है इधर, ये यहां पर क्या है सर? प्रशांत महासागर। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं भाई? ये पूरा इलाका पूरा प्रशांत महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। लेकिन जब कभी ये एल नीनो का कौची नाम है? एल नीनो, एल नीनो। तो एल नीनो जो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू चिली तट पर जन्म लेता है और बहता है, और इसका प्रभाव प्रशांत महासागर से बढ़ चढ़ करके ये कभी कभी पगला जाता है, और इसका जो है वो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे बहते बहते जो है एने तक इसका प्रभाव हो जाता है। देख रहे हैं ललछाऊ ललछाऊ, ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं, इन्हें ये सब जो देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जो देख रहे हैं ना, एक हम इसी पेंट कर देते हैं, देखिएगा। बात समझ रहे हैं जी? नहीं समझ रहे बात के? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका ये देख रहे हैं ना, ये इसमें चला गया। अब इससे क्या होता है कि ये
कौन चला गया? एल नीनो। एल नीनो ऊने जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऊने कौने है तो ऊने ऊने हिंद महासागर है। ऊने कौची है? हिंद महासागर। ऊने कहा है भैया? हिंद महासागर। तो ई जो है से हिंद महासागर दिन घुस गया। एकरा रहना था अपन घर में, कहा? प्रशांत महासागर में। ई चला गया हिंद महासागर में, इसका प्रभाव हो गया। इससे क्या होता है, कने से कने गया, समझ रहे ना? ये एलिनो क्या है? गर्म जलधारा है जो कहां उत्पन्न होता है? तो पेरू अमेरिका का जो तट है उधर उत्पन्न होता है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो है वो आपको प्रशांत महासागर में जनरली बता, लेकिन प्रशांत महासागर से ये हिंद महासागर में चला गया। और हिंद महासागर में जो जाएगा, तो आप यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया है सर, तो यहां पर आप देखें, यहां पर आप गौर करें, आप यहां पर गौर करिएगा सर, तो यहां पर हमारा भारत है। यहां पर क्या है सर हमारा? ये देखिए श्रीलंका, और यहां पर जो है ये आपका जो है सो भारत हो गया सर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात के? ये यही आपको जो है सो भारत हो गया। ये बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? हाँ, तो यही आपका जो है वो भारत हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये भारत हो गया। अब ये भारत के तरफ जो है वो चल पड़ा है, ये पूरा माहौल जो है सो इन्हें के बिगाड़ दिया भाई। मतलब ये पूरा हिंद महासागर को क्या कर दिया? अब गर्म है तो गर्म ही ना करेगा, तो इन्हें गर्म कर दिया। कुछ ही कर दिया, गर्म कर दिया। अब देखो नियम यही ना है कि गरम एकरा होना था, केकरा होना था? यहां पर गर्मी के दिन में गर्म होता है, ITC-Z खिसक गया, चाहे जेट स्ट्रीम का प्रभाव जो कह लो, या नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से जो है वो भारतीय भूभाग या जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें आपको पाकिस्तान वगैरह का भी एरिया आ जाएगा, वो सब काफी गर्म हो जाता है सर जून जुलाई के महीने में। और पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है, वो ठंडा रहना चाहिए। इन्हें ठंडा है सर, तो ठंडा है तो ठंडा में प्रेशर ज्यादा होता है। गर्मी है तो भाप तो सब उड़ गया है, हवा गर्म होके गर्म होता है। तो फिजिक्स का नियम है कि पदार्थ क्या करता है कि फैलता है, फैलता है तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम होगा तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, या धरती पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, इन्हें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है जनरली। लेकिन ई जो जाएगा, अब जब इन्हें गर्म कर देगा, ये ठंडा ना है, अभी हो गया गर्म, ये ठंडा को भूल जाइए, ये हो गया गर्म, तो गर्म हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर कैंसिल, ये हो गया लो प्रेशर ना भाई। तो इनहू लो प्रेशर, इनहू लो प्रेशर, तो अब तो ये पूछना है कि लो प्रेशर इन्हें ज्यादा कि इन्हें, तो यहाँ लो प्रेशर बहुत बहुत हो गया। मतलब बहुत का मतलब कि बहुत कम दबाव यहाँ हो गया। तो जब कम दबाव है तो यहाँ ज्यादा दबाव अब अपेक्षाकृत हो गया, तब एने से एने आ जाएगा, उलट जाएगा। हवा के आना था, जाना था ओने, तो हवा एने आने लगा, तो अब पानी बरसबे नहीं करेगा। एल नीनो के प्रभाव के कारण, दुष्प्रभाव के कारण, जो हिंद महासागर का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। वो गर्म के कारण यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, जिसके वजह से हवाएं जो है, जिसको हिंद महासागर के तरफ से जाना चाहिए था भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, तो वो उलट करके जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो है वो ये आपको जो है हिंद महासागर के तरफ जो है वो हवाएं चलने लगती हैं, जिससे कि पानी बरसना तो सपना हो जाता है। तो एल नीनो का प्रभाव 4 से 5 साल में देखा जाता है भारतीय मानसून के ऊपर। ये कब होगा, क्यों होगा, किसी को कोई आता पता नहीं है। ये गर्म पानी इन्हें क्यों आ जाएगा, जलधारा, इसका कोई माई बाप नहीं है, क्यों आता है उसका कोई रिलेशन नहीं। तो ये सर एल नीनो का है। तो एल नीनो भारतीय मानसून के लिए कौची है सर? हानिकारक है। एल नीनो भारतीय मानसून के लिए हानिकारक है। एक बार कमेंट करिए बुझाया कि नहीं, एक बार आप कमेंट करिए बुझाया कि नहीं, एक बार कमेंट करिए बुझाया कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। एल नीनो समझ में आया, ITC-Z समझ में आया, जेट स्ट्रीम समझ में आया, बात पकड़ रहे हैं। नॉर्मल तो टेम्परेचर वाला तो समझ में करते हैं, टेम्परेचर समझते हैं कि गर्म होगा तो हवा सब उड़ जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, ठंडा रहेगा तो हाई प्रेशर होगा, ठंडा का दिन से गर्म का दिन नहीं याद आता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर तो जान लो, ठंडा जाने से जन रहेगा, होने से गर्म का दिन जाता है हवा। नहीं समझ में आता है तो इतना जरूर कहीं नोट कर लो कि ठंडा का दिन से गर्म का दिन जाता है, इतना कम से कम नोट कर लो, क्योंकि ठंडा रहेगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा भाई। ये इतना समझ गए ना?
भारतीय मानसून से जनरली कॉन्सेप्ट जो भी बनते हैं वो यही है, और आप बना लीजिएगा सवाल। यदि ये सब बात आप पकड़ लिए तो, ये सब बात आप पकड़ लिए तो आप जनरली सवाल को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ओ हो 5-10 मिनट और पढ़ेंगे, इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। चलो भैया ऊपर कोई मैच देख रहा है तो कमेंट करके बताइए, आज मैच तो होगा ही। कौन कौन खेल रहा है टीम, कमेंट करिए कौन कितना पर खेल रहा है। कोई मैच देख रहा है तो, और नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का रोजा है, मैसेज आया था। थोड़ा देर से शुरू करिएगा तो देर से ही शुरू किए हैं। सब चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जल्दी ही खत्म कर रहे हैं। मैच उच भी आप नहीं देखने लगता है, समझ गए। तो अब यहाँ पर ये है, कुछ कुछ बेसिक सवाल है, ठीक है। तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में मानसून कब पहुंचता है सर? तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम का जो कहानी है भाई, चेन्नई है ना काफी नीचे है, तिरुवनंतपुरम काफी नीचे है, समझ बात के ना। तो बताइए, कमेंट करिए कि कब ये पहुंच जाएगा। 150 पर 4 पीके, पीके का होता है जी निकिता वर्मा, हम तो नहीं समझ पाए। पीके मैंने पंजाब, पीके मैंने पंजाब कहेंगे। अच्छा हमको तो याद आ गया सिनेमा, कहता है पीके हो क्या पीके हो क्या, फिल्मवा में कहता है आमिर खान। ले यो कने तो उड़ गया जैसे, यो बिता गया जी। चलो बिता गया तो आज बिताइए देते हैं, अब खोलने में टाइम लगेगा। आज इतने छोड़ देते हैं, ठीक ना। कल पढ़ाएंगे, कल होली है तब वो पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं है। समझ बात के, ये चीज है। आप लोग अपना ही में क्या कहता मैसेज करते रहते हैं, कभी कभी हम खोल के देखते हैं। कौन कहता है सर पढ़ाई क्लास, कौन कहता है कि होली की छुट्टी है। हम कहाँ के करो कहे हैं कि होली की छुट्टी है कि नहीं है, अपने अपने सब का मैसेज करते रहते हैं जी। चलिए ठीक है। तो हम लोग कल शायद होली है, तो फिर भी हम तो खाली रहते हैं, तो पढ़ा देंगे। आप लोग यदि होली खेलिएगा तो रात में थोड़ी खेलिएगा, 7-8 बजे पढ़ाई होगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे। बहुत जल्द आपको साइंस, और बहुत जल्दी आपको जो है बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे जो नहीं अभी तक हुआ है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। सवाल जरूर हम रख रहे हैं। सवाल आज हमारा 50 से ऊपर रहा होगा, नहीं करा पाए आज आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट सब बता दिए। 15 मिनट अगली क्लास में क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना करके 15 मिनट ही लगेगा, और आगे का चैप्टर हम आपको बताएंगे। तो जल्द ही आपको दूसरे सब्जेक्ट पर भी चर्चा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी, कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लपेटते हुए, न केवल आप सहायक आचार्य और ये के लिए, बल्कि आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा या अन्य परीक्षाओं को देखते हैं, उस सब को देखते हुए ही हम पढ़ा रहे हैं, सब में काम आ जाएगा। समझ कि नहीं। अब पेन किलर खाइएगा दर्द के दवाई, तो ऐसा थोड़ी है कि खाली जहां के लिए खाए हैं वहीं दर्द कम होगा, पूरे देह के दर्द खत्म हो जाएगा। वही चीज है, ये पढ़ाई है तो सारा में काम आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, और जो लोग रोजा रख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।